हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का दैनिक जागरण राशि संस्करण में। तो देखिए आज के न्यूज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बताना चाहता हूँ। देखो, ये एप्पल का एक न्यूज़ दिया हुआ है सबसे पहले पेज पे, राशि संस्करण में दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, देखो अब डिस्कस क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन बता रहा हूँ कि हम ये छोड़ने की आदत सीखनी पड़ेगी। कि देखो कुछ चीज़ें ना पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको कहीं भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं भी नहीं पूछने के चांसेस, कहीं भी पूछे जाने के चांस है ही नहीं। ठीक है, तो आप ज़रूर सीखिए कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी मतलब जो नॉर्मली अभी आजकल मतलब एक पैटर्न धीरे धीरे चलता जा रहा है कि 60 मिनट पे आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप देखो क्या 60 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो आपको ये पता होना कि 60 मिनट में मेरे को 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं, और कौन से करने हैं। ये जो 20 क्वेश्चन है वो हो सकता है 20 क्वेश्चन बहुत टफ है, तो हमें वो छोड़ने हैं। तो आपको ये पता नहीं कौन सा छोड़ना है। ऐसे ही पेपर, न्यूज़पेपर है, इसमें से हमारे काम की जो चीज़ें होती है 30 से 40% ही होती है, 70% हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 70% हमें क्या नहीं पढ़ना है। मैं इसीलिए न्यूज़ बताता हूँ दोस्तों कि आपको एटलीस्ट ये पता लगने लगे धीरे धीरे कि आपको क्या पढ़ना होता है न्यूज़पेपर में, क्या छोड़ना होता है। जिस दिन आप सीख गए, आपका सिलेक्शन से समझ लो 50% का काम तो आपने ऐसे ही कर लिया। अपने सिलेक्शन का 50% आपने काम कर लिया, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, देखो आज सबसे पहले न्यूज़ यूएन के बारे में दी है, यूनाइटेड नेशन के बारे में दी हुई है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की महासभा चल रही है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन क्या है, ये बनी थी दोस्तों 1945 में न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके मेनली 6 पार्ट हैं, हम 6 को एक एक करके बताते हैं पहले। ठीक है, पहले बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके बाद बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट आता है, उसका चौथा आता है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, उसके बाद पाँचवा जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल करके है उनकी, ये पाँचवीं में जाती है। और छठवीं जाती है जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, जैसे WHO का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, यूनेस्को का नाम सुना होगा। ये सारी एजेंसीज जो है, ये इनकी एक लिस्ट है जिसमें करीब 16-17 मतलब वो है उनके मतलब एजेंसीज है। तो हम 16-17 एजेंसीज भी देखेंगे आपके अभी कौन कौन सी है। ठीक है, ये H है, उसमें से एक है जनरल असेंबली। ठीक है, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन आम सभा या महासभा। ठीक है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, ये बोलते हैं। अब ये इसकी 73वीं बैठक हो रही है अभी। देखो होता क्या है कि एक साल में इसमें इसके जो मेंबर कंट्री है दोस्तों, वो 93 कंट्रीज हैं इसके मेंबर है। तो ये इसमें 73वीं हो रही है। 73वीं मतलब 1945 में ये भी बना था। ठीक है, और इसकी लगातार हर साल इसी एक मीटिंग होती है जहाँ 193 देशों के लोग आते हैं। ठीक है, 193 देशों के हर एक ऑफिशियल्स आते हैं, किसी के रक्षा मंत्री आते हैं, किसी के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उनका। ठीक है, एक पर्सन आता है, नॉर्मली रक्षा मंत्री आ जाते हैं। ठीक है, तो या अपना हर टॉपिक पे अपने देश के लेके या जो भी चीज़ें होती हैं उस पर भाषण देते हैं। तो सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा, हम उसकी अब डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 73वां सत्र था, उसको संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद को नहीं रुका गया तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन क्या क्या उन्होंने ये भी बोला। ठीक है, कि एक तो ये उन्होंने ये बोला कि यूनाइटेड नेशन क्या करे कि आतंकवाद की परिभाषा तय करे। परिभाषा तय करने का मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन क्या करता है। ठीक है, आतंकवाद तो बता देता है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, ये पर्सन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। ठीक है, ISI को बता दिया कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। ठीक है, लेकिन इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, एक परिभाषा अगर तय हो जाए कि तो ठीक है, जो हम एक डिक्लेयर कर दिए कि ये चलो आतंकवादी संगठन है, लेकिन इसको कोई ना कोई तो मतलब आतंकवादी संगठन देखो ऐसे चलता है कि या तो किसी कंट्री का सपोर्ट हो, किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट हो, किसी का बैकग्राउंड में सपोर्ट होता है, तभी ये चलती है। तो अब इसमें सुषमा स्वराज ने यही कहा कि आतंकवाद तो हम घोषित कर देते हैं, बट उसको रोकने के लिए हम उपाय नहीं कर पाते, या उसके सपोर्ट जो करते हैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा पाते। आपको पता होगा दोस्तों कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, सारे लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है। ठीक है, या ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना जिसके कि हम आतंकवाद अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम इसमें कह सकें कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें कही गई। इन्होंने बहुत ही मतलब इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, या इस पर कुछ विचार करके एक इसकी परिभाषा डिफाइन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा था इन्होंने इसमें भाषण में दिया। ठीक है, अगर आपको ये पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसमें सारी चीज़ें लगभग आपसे डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरा इसमें एक चीज़ और है। ठीक है, अभी देखो इंडोनेशिया में सुनामी और भूकंप आया, तो आपको देखो काम का ये नहीं है कि सुनामी या कि भूकंप आया। ठीक है, आपको इतना पता होगा सुनामी क्या होता है, ठीक है, भूकंप क्या होता है, ये आपको बेसिक ज्योग्राफी की नॉलेज लेनी है। उसके बाद इंडोनेशिया का मैप में देखना है इंडोनेशिया है कहाँ।
ठीक है, उसके आसपास की कंट्री कौन सी है, और कोई बहुत बड़ा मतलब सी लगता है उससे कौन सा है, या कौन से कॉन्टिनेंट में। सबसे पहले तो आपको कॉन्टिनेंट देखना आना चाहिए, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। तो आपको बता दें इंडोनेशिया जो है वो एशिया महाद्वीप में है। जब आपको पता चलेगा एशिया महाद्वीप में, तो ये देखो कि कहाँ पे इसका लोकेशन है, मतलब इसके आसपास से कौन सी कंट्री है। अगर आपने इतना देख लिया तो आपका काम 90% डन हो गया। मतलब इसमें से 90% जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपने वो डन कर लिया, ठीक है। बहुत ही रेयरली कुछ देखे इसके बगल में मतलब कौन सी खाड़ी है ये सब, बट ये बहुत ही रेयर होता है, ये पूछने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी हो जाती है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा को जो है वो एक नई सोच की तरफ ले जाने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को एक नई सोच की ज़रूरत है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, इसकी मैं परिभाषा बताता हूँ। इन्होंने कहा कि मतलब अभी क्या है कि शिक्षा का जो देने का स्तर है ना, मतलब हमें जो नए विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं वो थोड़ा लेवल ठीक नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा शिक्षा का मतलब बस व्यक्ति का संतुलित विकास नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है उसका चरित्र का, कैरेक्टर का विकास होता है, ठीक है। उसके हर तरह से वो संवेदनशील बनता है और हर व्यक्तित्व निखार भी होता है उसका, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि हम 2022 तक लगभग 1 करोड़ का निवेश करेंगे ये, ठीक है। 1 करोड़ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करेंगे, ठीक है। और इसमें ये भी इन्होंने कहा कि जैसे विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एग्जाम्पल दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये लोग, ये महानुभाव चरित्र से भी महान थे, तो हमें शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने 5 मंत्र भी दिए, 5 मंत्र देखो ये इन्होंने यहाँ इधर पे दिए हैं, मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इन्होंने 5 मंत्र दिए। शोध और तकनीक पर ध्यान दें, ठीक है। मतलब इसी में इन्होंने अटल टिंकरिंग लैब की बात की है। देखो अब देखो स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करेगा, देखो स्मार्ट स्टूडेंट्स ये करेगा कि अगर इसमें पूछ दिया गया, ठीक है, 5 मंत्र दिए वो ठीक है, उसने 5 पॉइंट नोट कर लेगा इसमें से। और दूसरा इसमें देखो अटल टिंकरिंग लैब की बात आ गई, तो अब आपको अटल टिंकरिंग लैब खोजना पड़े, खोजिए, गूगल करिए कि क्या चीज़ है। आपको बेसिक नॉलेज है तब भी आपका काम हो गया, मतलब आप लोग को पता चल गया कि अटल टिंकरिंग लैब क्या है, आपको ये पता चल गया तो आपका 90% काम डन। तो आपको ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा ये भी कहा गया कुछ थोपे नहीं, मतलब ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मतलब चीज़ें लाद दी जाती हैं कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। तो ये मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो मतलब एक तो यूनिवर्सिटी को फ्रीडम नहीं मिलती, ये भी इसमें चीज़ें कही गई हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो समाज के लिए संवेदनशील बने, प्लस कुछ किसी को ज़बरदस्ती कुछ थोपे नहीं, प्लस इनोवेशन पे ध्यान दें। और उन्होंने कहा कि हमें जो शिक्षक की कमी है ना, सबसे ज़्यादा काबिल हमारे पास शिक्षक नहीं है, मतलब जिस हिसाब से शिक्षक चाहिए हमें उस हिसाब से हमें शिक्षक मिल नहीं पा रहे ज़्यादा। तो उन्होंने ये भी बात की। और देखो स्वायत्ता की बात की, स्वायत्ता मतलब फ्रीडम होनी चाहिए। जैसे आईएम की बात करें, आईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है दोस्तों, ये स्वायत्त संस्था, मतलब इन्होंने फ्रीडम दे रखी है गवर्नमेंट ने, तो ये आराम से पूरा खुद से मैनेज करते हैं, खुद से चलाते हैं, ठीक है। तो ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी में फ्रीडम नहीं, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी में। कहा कि एजुकेशन मतलब शिक्षा में राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। तो ये बात इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि 2022 तक हम 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, जिससे कि हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में देश को और आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लगभग हमने पहले पेज में सारा न्यूज़ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। बाकी इसमें ठीक है। अब देखो इसमें एक बात और कही गई है, जलवायु परिवर्तन से जीवों की ना प्रजाति 148 प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अभी आगे चल के ये आएगा दोबारा से, तो हम इसको वहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सिटी न्यूज़ है, दिल्ली के बारे में है, तो दिल्ली की हम कोई चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री, आपको देखो अब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती है, तो इसको अभी स्वच्छता से रिलेट करके मतलब स्वच्छता पे ही पूरा फोकस किया जा रहा है। और आपको बता दें कि मैंने न्यूज़ डिस्कशन में बताया था कि एक गांधी जी की 150वीं जयंती पे ही एक पेंशन, एक राज्य जो है वो पेंशन योजना चालू कर रहा है। वो कौन सा राज्य है वो दोस्तों, वो राज्य असम, ठीक है। 2 अक्टूबर को ही असम मतलब एक पेंशन स्कीम चालू कर रहा है अपने राज्य में। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि गांधी जयंती के दिन हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना राज्य की चीज़ें थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट होती है, मतलब अनलेस आप कोई उसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। बाकी देखो पॉलिटिक्स का मामला, पॉलिटिक्स वाले हम नहीं देखेंगे इसमें, ठीक है। और ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे, ठीक है, लैंगिक समानता पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले। अब देखो इसमें है क्या, मैं एक एक करके सारा आपसे डिस्कस कर ही लेता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, अभी सबरीमाला केस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, ठीक है। कि सबरीमाला केस क्या था दोस्तों, सबरीमाला केस एक केरल का मंदिर है जिसको अयप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या होता था कि 10 साल से 50 साल की जो लेडीज़ होती थी, तो उनका जैसे नॉर्मली इस एज में 10-12 साल की एज में मासिक धर्म आना चालू हो जाता है फीमेल का। तो उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के दौरान मतलब फीमेल अपवित्र होती है, ऐसा वो मतलब उनकी मान्यता है कि वो मंदिर में नहीं जा सकती।
ठीक है। तो 10 पीरियड नॉर्मली लोगों का 10-12 साल से स्टार्ट होता है, 45-46 या 50 साल तक मैक्सिमम चलता है। तो उन्होंने कहते थे आपकी अगर एज 10 से 50 साल के बीच में है तो आप इस मंदिर में नहीं आ सकते। तो ये अभी रोक थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरा खारिज करते हुए कहा कि नहीं, ये औरतों के लिए मतलब जेंडर इक्वलिटी का मतलब स्वरूप नहीं है, तो इसको इन्होंने कैंसिल कर दिया और बोला कि आप मंदिर में आराम से कोई भी फीमेल किसी भी एज की जा सकती है। ठीक है, एक तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दूसरा ये है कि देखो इस पर भी मतलब एडल्ट्री को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ठीक है, पत्नी पत्नी और मतलब किसी और से साथ रिलेशन है तो अपराध नहीं है। और ठीक है, तो इन्होंने इसमें 497 जो आर्टिकल है उसको लेकर मतलब अभी दिया था। तो आपको ये आर्टिकल बोल रहा हूँ, आईपीसी की धारा है। ठीक है, 497 आपको ये याद होना चाहिए। प्लस एलजीबीटी समुदाय के लिए दिया था अभी कुछ दिन पहले ही, वो भी हमने डिस्कस किया था न्यूज़ डिस्कशन में। एलजीबीटी समुदाय क्या था, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, मैंने वो भी बताया था कि ये लोग क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से अच्छा बता ही दे रहा हूँ। लेस्बियन मतलब होता है फीमेल फीमेल अट्रैक्शन, गे होता है मेल मेल अट्रैक्शन, बाइसेक्सुअल होते हैं ठीक है जो दोनों के साथ मतलब अट्रैक्शन होता है फीमेल के साथ और मेल के साथ। ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो होते हैं ना तो फुल्ली मेल होते हैं ना ही फुल्ली फीमेल होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी समलैंगिकता पे बात हो गई। ठीक है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि ये भी अपराध नहीं होगा। धारा 377 को उन्होंने कैंसिल कर मतलब पार्शली कैंसिल कर दिया। पार्शली मतलब अगर आप अप्राकृतिक यौन संबंध है तो वो जायज़ है, बट आपकी बस एज 18+ होनी चाहिए। अगर 18 से कम हो तो आप वो भी अपराध कहलाएगा। प्लस अगर आप किसी मतलब एनिमल के साथ अगर व्यभिचार कर रहे हो ऐसा तो वो भी अपराध कहलाएगा। ठीक है, वो भी अपराध कहलाएगा। तो ये दो चीज़ें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, 3 तलाक के मुद्दे पे आते 3 तलाक को भी उसने मतलब असंवैधानिक करार दिया। ये भी इसको कह दिया गया कि 3 तलाक भी पूरी तरह गैरकानूनी है। ठीक है, बाकी उसके बाद आया था दोस्तों विशाखा। हाँ, ये एक मॉडर्न न्यूज़ है, बहुत कम लोगों को पता होगी कि विशाखा दिशा निर्देश क्या है। तो विशाखा दिशा निर्देश दोस्तों ना कार्यस्थल जैसे जो लोग महिलाएं काम करती हैं, ठीक है, उनके साथ बहुत ही यौन शोषण के मामले होती है, तो उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी। उसी को हम कहते हैं विशाखा दिशा निर्देश। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि विशाखा दिशा निर्देश है क्या। ठीक है, शाहबानो का केस भी इसमें है। ठीक है, शाहबानो का केस क्या था कि मतलब इनको तलाक के बाद एक मुआवजा मिलता है। ठीक है, तो वो नहीं मिल रहा था, तो उसमें आर्टिकल 125 का केस था, तो वो भी है। ये बहुत सारे पुराने मामले हैं ये सारे बाकी तो। ठीक है, जहाँ तक इंपॉर्टेंट था मैंने वो डिस्कस कर लिया। या आपको अगर पढ़ना भी होगा इसमें एडिटोरियल में, ठीक है, तो आप इसमें क्या करिएगा, विशाखा दिशा निर्देश तक ही पढ़िएगा। ठीक है, उसके आगे एज ए नॉलेज पढ़ सकते हैं, बट मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लगभग हमने सारा इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, एलजीबीटी हमने समझा। ठीक है, अब देखो इसमें महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको पूरा पढ़िएगा। मतलब महात्मा गांधी के बारे में दिया गया इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि इसमें डिस्कशन करने के लिए नहीं है, बट ये कि फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपकी समझ ही थोड़ी सी बढ़ेगी इससे। ठीक है, अब देखो ऐतिहासिक फैसले का असर। अब ये क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को रिलेटेड दे दिया, सब कुछ दे दिया। अभी अयोध्या का मामला चल रहा है। ठीक है, अयोध्या पे मुझे लगता है फैसला संडे को आ जाए, मतलब आज के दिन आ सकता है या फिर उसका मंडे तक आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मंडे तक तो आ ही जाना चाहिए, फाइनली मंडे को आ जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी संडे तो बंद होता है, बट मंडे को मुझे हिसाब से आ जाना चाहिए। क्योंकि रीज़न क्या है कि 2 अक्टूबर को हमारे जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिटायर हो रहे हैं, और 3 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस बन रहे हैं, रंजन गोगोई। ठीक है, तो आपको ये भी पता हमारे आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, तो ये उम्मीद यही है कि शायद 1 अक्टूबर का इसका भी निर्णय आ जाए, अयोध्या का भी। ठीक है, तो देखो इसमें इन्होंने लेखक ने क्या क्या डिस्कस किया, हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस इसमें दोस्तों ये कहा गया कि जैसे इन्होंने भी डिस्कस किया कि आर्टिकल 377 मतलब आईपीसी की धारा 377 की बात की। ठीक है, एलजीबीटी की बात की, उन्होंने अडल्ट्री की बात की, आधार की बात की कि आधार पे भी गवर्नमेंट ने फैसला दे दिया, अच्छा फैसला दिया। अब आधार की बात बता दूं मैं आपको, आधार बस 2 ही जगह आपके लिए रिक्वायर्ड है। कहाँ पे, एक तो आपको पैन कार्ड से लिंक करना है आपने, ठीक है, और दूसरा क्या है ICDS स्कीम, मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, ठीक है, सब्सिडी वाली ये सारी, उसमें आपको आधार लिंक करना है। बस 2 ही जगह करना है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं करना इन द सेंस कि अगर आप इस कॉलेज स्कूल में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ भी नहीं करना है आपने। ठीक है, सिम कार्ड ले रहे हो तो वहाँ भी आपको लिंक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी बैंक अकाउंट में भी लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो आपसे कोई भी अगर कभी मांगे तो आप मना कर सकते हैं, ये आपका राइट है। ठीक है, चलिए इसमें बस इतना डिस्कस किया, और इन्होंने ये कहा कि अभी आगने वाले टाइम में मतलब अब ये अयोध्या वाले मामले की सुप्रीम कोर्ट क्या उसमें कहते हैं उस चीज़ को लेकर कही गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पाकिस्तान के जुगलबंदी की बात कही गई। ठीक है, उसमें एक टर्म आएगा यूएनएससी मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या दोस्तों, मैंने बताया था World War II जब हुआ था, World War
जब 2 हुआ तो जो 2 में जीतने वाली कंट्री थी ना, उन्हीं के नाम उन्हीं के मेंबर सारे हैं इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसमें कौन कौन सी कंट्री मैं आपको एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला कंट्री था दोस्तों यूएसए, दूसरा था फ्रांस, ठीक है, तीसरा था यूके यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन भी हम बोलते हैं, ठीक है, 3 कंट्री थी, चौथी थी रसिया, ठीक है, और 5वीं थी आपकी चाइना। ये 5 कंट्री जीते थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2, और यही है परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है। उसके अलावा 10 मेंबर होते हैं जो टेम्प्रोरी होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये बातें कही गई। और देखो अब इसमें मामला क्या हुआ ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। आतंकी संगठन है ना, जैसे मोहम्मद, ठीक है, जैश-ए मोहम्मद, ठीक है, कि इसके कुख्यात सरगना है मसूद अजहर। मसूद अजहर आपने शायद नाम भी सुना हो, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा ये, ठीक है, मसूद अजहर, ठीक है। इनको भारत बार बार आतंकवादी घोषित करने की मतलब प्रस्ताव देता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसको मतलब इनको मसूद अजहर को ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए प्रस्ताव देता है। अब देखो सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब क्या है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर है ना, अगर इसमें से एक ने भी कैंसिल कर दिया तो ये पूरा सबका वर्डिक्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब माना नहीं जाएगा। इसमें क्या है, पूर्ण बहुमत चाहिए। पूर्ण बहुमत मतलब 5 एग्री होंगे तभी होगा। अगर 5 में से एक डिसएग्री हो गया, मतलब 5 में से 4 एग्री हो गए, एक डिसएग्री हो गया, तब भी ये माना नहीं जाएगा। मतलब ये है कि आपको 5 लोग को मानना जरूरी है, ठीक है। अगर 5 लोग मानेंगे तभी आपकी वर्डिक्ट मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो इसमें चाइना ने वीटो कर दिया। चाइना ने कह दिया कि नहीं, ये हम नहीं अप्रूव कर रहे हैं इसमें। क्यों? इसका रीज़न था ये पाकिस्तान का, आपको पता है कि चाइना सपोर्ट करता है, ठीक है। अब तो इसमें क्या किया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के फेवर में इसने निर्णय दे दिया। ये क्या है, आप इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हुई हैं जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। ये हर 2 साल पर बदलते रहते हैं, ठीक है। ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो अभी हम आगे इस पर, अब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों यूएन पे एक पूरा मैं वीडियो बना देता हूँ, यूएन और उसके फिर जितने 6 मतलब वो है ना, उस पर मैं मतलब पूरी वीडियो कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ जिससे पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर भी हम अभी इमेज से देखते हैं, देखिए कैसे कैसे ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, ये ऐसा मतलब लुक है वहाँ का, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी का। तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ 1945 में, ठीक है। जिसकी हेड प्रेसिडेंट है अभी निक्की हेली है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इसको देखो जो परमानेंट मेंबर है, देखो परमानेंट मेंबर कितने हैं, 5, और 10 इसके टेम्प्रोरी मेंबर होते हैं जो हर 2 साल मतलब 2 साल पे बदलते रहते हैं, हर 2 साल पे चूज किए, मतलब 2 साल पे बदलते हैं ये, ठीक है। जैसे 2 साल टर्म होगा कंप्लीट, ये 10 नए मेंबर बदल जाते हैं, लेकिन ये नहीं बदलते। इसमें कौन कौन से है, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने ये आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया, ये वर्ल्ड वॉर 2 जीतने वाले कंट्री हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 जिसने जीता था ये कंट्री, तभी ये इसका फॉर्मेशन भी हुआ था और यही कंट्री है, ठीक है। और इसमें 10 मेंबर्स जो है टेम्प्रोरी है, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए अब देखिए इसमें हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, 6 पार्ट हैं। 6 में हमने लास्ट में बात की थी किसकी, एजेंसीज़ की, ठीक है। हमने यही बोला था ना कि इसकी इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ है। उन एजेंसीज़ को देख लेते हैं एक करके हम। देखो इनकी जो एजेंसीज़ है, एक फूड एग्रीकल्चर के लिए आई है, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एक है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, ठीक है। तो ये बना कब था ये आपको पता होना चाहिए, बस इसका हेडक्वार्टर बनना पता होना चाहिए, और ये ILO, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया, ठीक है। और इसमें एक यूनेस्को आता है जो हेरिटेज साइट्स पर बताते हैं, ये इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में 1946 में बना। और एक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है, इसका भी हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन में है, ठीक है। और ये भी 1945 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, बना था 45 में, मतलब फोर्स में आ गया था 1945 में। ये देखो इसमें पहले में टॉप 9 में तो 3 इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके लिए, ठीक है, ILO, IMF, यूनेस्को, ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं, बाकी उतनी हाईलाइटेड नहीं रहती हैं, ठीक है। तो अगर बाकी आप नहीं भी पढ़ेंगे चल जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर का इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिखना भी हो तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहीं लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बच जाती है, ठीक है, यूनेस्को हमने देख लिया। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट आता है WHO, ये चौथा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में, इसका भी 1948 में बना था ये, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, 4 आप याद रखोगे तो बाकी अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये आपको 4 तो याद रखने ही है किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मैंने 6 लिख रखे हैं। एक तो जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आ जाता है, सॉरी,
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आ जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल आ जाती है, सेक्रेटरीट आ जाती है। ये है यूनाइटेड के 6 मेंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां पार्ट, ठीक है। हमने ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी देख ली अभी, ठीक है। और बाकी ये 4 इसके 5 सॉरी इसके 5 ये बाकी और पार्ट हैं। यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है। तो ये हमने लगभग इसमें सारा डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं न्यू डिस्कशन पे। लगभग हमने इसमें सारा अभी एडिटोरियल में डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। हाँ, एक देखो ये छोटे उपग्रहों की भूमिका दी गई है। इसमें क्या है कि देखो छोटे ग्रह उपग्रह बनाने में ना एक तो लागत कम आती है, प्लस ऊपर जाके वो हम उनसे ज़्यादा काम ले पाते हैं, मतलब उनका मेंटेनेंस खर्च भी कम हो जाता है। ये चीज़ इसमें कही गई है। अगर आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट अभी कुछ मतलब इतना बहुत ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट इसमें नहीं लगा, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की मतलब बहुत ज़्यादा वो डिस्कस नहीं किया गया। बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी लगभग हमने ट्यूटोरियल में सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। फाइनेंस में हमारे कुछ काम का नहीं था, ठीक है। अब देखो तेल आपूर्ति के लिए बात कही गई है, एक बार ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या किया अमेरिका ने, क्या कहा कि अमेरिका 4 नवंबर से सैंक्शन लगा रहा है, ठीक है, ईरान पर। तो उसके बाद से हम मतलब भारत को कह रहा है कि अब 4 नवंबर के बाद से आप मतलब भारत से ईरान से आप पेट्रोलियम नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो वो अभी भारत के लिए विकल्प ढूंढ रहा है कि भारत के लिए क्या विकल्प हो सकता है। देखो हमें जो पेट्रोलियम की ज़रूरत है तो हमें क्रूड ऑयल चाहिए तो चाहिए, वरना गाड़ी कैसे चलेगी, चीज़ें कैसे चलेंगी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमें। तो भारत ने ये कहा कि हमारे देश में हमें ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड है हमें पेट्रोलियम पदार्थों की, तो हम उसको रोक तो नहीं सकते। आपके पास अगर कोई विकल्प है तो आप बताइए। तो अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, हम नया रास्ता तलाश रहे हैं, और ये 4 नवंबर से इन्फोर्स कर रहे हैं, ये मतलब ईरान के ऊपर सारे प्रतिबंध स्ट्रिक्टली। तो इसीलिए बात कही गई। आप इसको एक बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें बाकी काम की चीज़ें आपको बता दी है, ठीक है। तो लगभग हमने सारा न्यूज़ इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब तो कई जो मैंने अभी डिस्कस किया था अजहर मसूद के मामले में, यहाँ पे फिर से एक बार दिया गया, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मालदीव के मामले को हमने दोस्तों अभी बहुत बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसमें हम डिस्कस नहीं करें, मैं आपको बस ऐसे ब्रीफ नॉलेज बता रहा हूँ। इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हैं जो यहाँ पे जीतने वाले नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इससे पहले थे यामीन अब्दुल गयूम, ठीक है। इन्होंने कहा था कि नहीं मतलब चुनाव में धांधली हुई है, तो चुनाव आयोग ने क्या किया, फिर से इसका रिकाउंट किया, सब कुछ चेक किया, नहीं बोला ठीक है, तो इनको 58.42 वोट्स मिले थे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एशिया कप भारत जीत गया था। बाकी हमने, ठीक है, जितने गांधी जी के बारे में चीज़ें दी गई, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें मैंने अभी पहले पेज पे डिस्कस किया था कि 280 प्रजातियों की मृत्यु हो गई है बढ़ते मतलब पशु और पौधों की बढ़ते प्रदूषण की वजह से, ये विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात कही गई इसमें। बाकी इसमें काम का नहीं था, बस ये मतलब आपको जस्ट जानने के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक और ही चीज़ कही गई कि जो पर्दे होते हैं ना, जैसे आप मरीजों के हॉल में जाते हुए, तो वो कहते हैं जैसे बीमार अगर मरीज़ है तो उसके पर्दे मिनिमम 14 दिन के अंदर बदल देना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये भी बैक्टीरिया और उसमें मतलब टच में आते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप टच कर रहे हो, उसको बंद कर रहे हो, पर्दे को खोल रहे हो, तो ये मिनिमम 14 दिन में और मैक्सिमम 21 दिन में तो सारे पर्दे बदलने चाहिए। ये चीज़ कही गई है, ये जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, बीमारियाँ फैला सकती हैं, ठीक है। तो लगभग सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।